आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप जो इस वीडियो में देखेंगे वह आपको उस दिन तक महसूस होगा जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर निकल के आएंगे। रूम से जब बाहर आएंगे आप ध्यान से इसको सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से देखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको पढ़िए। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, वह कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये सबको पता है कि जब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 पदार्थ भाग लेते हैं। वो 4 कौन कौन से होंगे? जब कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक CO2 प्लस जल, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है, किसमें? 2 लोग के प्रेजेंस में। कौन? सूर्य का प्रकाश और पराहिम की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है और कौन? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है वह किससे होता है? देखिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पराहिम के विघटन से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देखिएगा ध्यान से, एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा। इसका सही उत्तर कौन हो गया? आप आइए आगे क्वेश्चन देखिएगा। जल से होता है। कहाँ से? जल से होता है। ये कहाँ से होता है? जल से। जल इसका सही उत्तर है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? इसका सही उत्तर है हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में जो बनता है क्या बनता है? आप देखेंगे एडेनोसिन, ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिएगा ध्यान से, इसका सही उत्तर हो गया कौन सा? उपर्युक्त सभी। देखिएगा नहीं, उपर्युक्त सभी नहीं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट NADP डाईहाइड्रोजन। तो देखिएगा इसका सही उत्तर कौन हो गया? C। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। किसको? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसको अवशोषित करेगा? किसको? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। चलिए क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा लला? देखिएगा इसका हम लोग क्वेश्चन सामने है। हरित लवक, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होगी? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। यार प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया दोनों तो हो ही नहीं सकता है। C ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, इसमें से D ऑप्शन तो कोई नहीं रह गई। A और B में आपको चेक करना है। तो भाई हरित लवक का स्ट्रोमा में क्रिया जो होती है वो प्रकाशीय अभिक्रिया भी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा है। अब पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इस बात को देखा कि हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक की स्ट्रोमा में होती है। इसका सही उत्तर कौन हो गया? A हो गया। चलो आगे आओ। अप्रकाशीय अभिक्रिया, 1 मिनट रुक जाइए। हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। रुक जाओ, इसके पहले हम लोगों ने देखा था प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन गैस। रुक जाइए, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसमें हरित लवक के ग्रेना में। अच्छा हाँ, ग्रेमा, ओ सॉरी, एक बात तो क्लियर होना चाहिए, ग्रेमा और स्ट्रोमा ये दोनों में अंतर है ना। हाँ सही। ग्रेना बोलता तो हम लोग प्रकाशीय, ग्रेना को समझ गए। ग्रेना बोलेगा तो प्रकाशीय बोलेंगे और स्ट्रोमा बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अप्रकाशीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा में कौन सा होता है? हाँ 2 बातें होती इसमें। एक को ग्रेना, जब ग्रेना की बात आएगी तो प्रकाशीय के साथ चला जाएगा, जब स्ट्रोमा की बात आएगी तो अप्रकाशीय में जाएगा। दोनों बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। इसका सही उत्तर कौन है? प्रकाश संश्लेषण। आइए अगला क्वेश्चन।
पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। भाई स्वपोषी पोषण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन हो गया भाई? इसमें पहला तो जो ऑप्शन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, जल की ज़रूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसका सही उत्तर कौन हो गया? उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी है। अगला आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी है? भाई इसमें विषमपोषी कौन सा है? फफूंदी, फीताप्रीति, ईस्ट, मनी प्लांट। इसमें विषमपोषी जो दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं उससे विषमपोषी पोषण कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। इसमें कौन सा ऐसा है जो विषमपोषी है? तो विषमपोषी कौन सा है? मनी प्लांट। आहार नाल सी की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? ग्रहणी। ग्रहणी का कैसा आकार होता है? सी जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। आगे, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। लार ग्रंथियों की संख्या बोलेगा तो कितना बोलेंगे? कितना होता है लार ग्रंथियों की संख्या? कितना? सही उत्तर कौन सा है? लार ग्रंथियों की संख्या। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। लार ग्रंथियों की संख्या कितना? 3 जोड़ी होती है। कितना? 3 जोड़ी। आगे देखिएगा, कृमि रूप परिशेषिका का भाग है कौन सा? कृमि रूप परिशेषिका का भाग है कौन सा? किसका भाग है? कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? यह बड़ी आंत का भाग है, कोलन वाले पार्ट का, कोलन वाला पार्ट का है। कौन सा भैया? कोलम वाले पार्ट का भाग है। आगे देखिएगा, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चमड़क दंतों की संख्या कितनी है? चमड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ग्रास नली पर लटकी हुई पट्टी के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इसको बोलते हैं एम्पियोग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एम्पियोग्लोटिक्स। वही जो ढक्कन नहीं बोलते हैं, जो खाना खाते समय जेपी ढक्कन होता है उसी को बोलते हैं। ग्रास नली द्वार पर लटकी होती है। जब पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो जब बोलते वाली द्वार एक होता है दूसरा, और एक ग्रास नली होती है जो भोजन का नली होती है। चलो अगला क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है। यकृत माने लीवर, लीवर माने जिगर, जिगर क्या स्रावित करता है? यह पित्त रस को स्रावित करता है। किसको? पित्त रस का स्रावण करता है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल में पेशी संकुचन को कहते हैं क्रमानुकंचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकंचन। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस कहाँ से? आमाशय से। जठर रस माने पेट से, पेट में से निकलता है ना जठर रस से। जठर रस कहाँ से? आमाशय से। अगला क्वेश्चन भाइयों, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वह किससे क्रिया करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह क्रिया करेगा किससे? प्रोटीन से करता है। प्रोटीन से, प्रोटीन से। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? देखो भाई, जल में जो घुलनशील होता है वो बी और सी होता है, बी और सी होता है। इसका सही उत्तर कौन हो गया? दूसरा हो गया। इसका सही उत्तर कौन हो गया? दूसरा हो गया। दूसरा इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी अच्छा स्रोत है संतरा। दिख गया आंसर? संतरा इसका सही स्रोत। बेरी बेरी रोग विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसका भैया? हीमोग्लोबिन जो होता है वह श्वसन की भूमिका में भाग लेता है, श्वसन के लिए ज़रूरत होता है। ऊर्जा की मुद्रा होती ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होगा वही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा।
ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है ऊर्जा की मुद्रा होती है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आइए। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया बनता है, क्या बनता है? इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस अंत में कितने ATP का निर्माण होता है? कितने ATP का निर्माण होगा? 2 ATP का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की हृदय कक्षों की संख्या 4 होती है। मनुष्य में हृदय कक्षों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। पल्मोनरी सिरा खुलती है रुधिर पल्मोनरी सिरा जो होती है वह खुलती है। पल्मोनरी सिरा खुलती है कहाँ पर? रुधिर को लेकर आती है। तो रुधिर को कहाँ लेके आएगी? बाएं अनिंद में लेकर आती है। अगला क्वेश्चन, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त किस में आता है? फेफड़े से शुद्ध रक्त किस में आता है? तो किस में आएगा? बाएं अलिंद में आता है। चलो भाई, शुद्ध रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाता है। कौन ले जाता है? सिराएं ले जाते हैं। किसको भैया? नहीं, धमनी, सॉरी महाधमनी ले जाती है। किसको? महाधमनी ले जाएंगे। इसको कहाँ ले जाएंगी? महाधमनी ले जाती है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सिरा है जिसमें सुधीर वह महासिरा, पल्मोनरी धमनी, महासिरा जिसे बोलते हैं, फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा बोलते हैं। फुसफुस सिरा में शुद्ध बहता है और बाकी सभी सिराओं में क्या बोलता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। केवल फुसफुस सिरा पल्मोनरी में क्या होता है? पल्मोनरी में कौन सा रक्त बहता? शुद्ध रक्त बहता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रुधिर में कितने समूह होते हैं? तो रुधिर में समूहों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। रुधिर की समूहों की संख्या कितनी है? 4 होती है। रुधिर में समूहों की संख्या 4 होती है। आगे, रक्त का लाल रंग होता है वह किस पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है? हीम के कारण। किसके कारण? हीम के कारण। हीम के कारण। लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आगे देखिएगा, पौधों में पत्तियां तक जल तथा एवं खनिज लवण स्थानांतरित करता है। कौन ले जाएगा? फ्लोएम लेके जाता है। किसको लेके जाएगा? फ्लोएम। जाइलम से जल को लेकर जाता है, फ्लोएम जो होता है खनिज और लवण को ले जाता है पत्तियों से। बातें क्लियर हैं? आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर आइए। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है जल का संवहन करने के लिए। आगे देखिए, अगला है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रेज के रूप में। किसके? सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। डिक्सिन एक जौली संबंधित है। किससे? ये किससे संबंधित है? रसारोहण से। रसारोहण से। निम्नलिखित में कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? त्वचा का संवेदना भी है, सुरक्षा भी है, उत्सर्जन भी है, लेकिन लैंगिक लक्षण जो होता है वह त्वचा से संबंधित नहीं है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि का रूपांतरण रचना है। दुग्ध ग्रंथि से क्या बनेगा भैया? कौन सी ग्रंथि बनती है? ये बनेगी तेल ग्रंथि। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है यकृत। मनुष्य में वृक्क तंत्र का नाम है, संबंधित है किससे? वृक्क। वृक्क माने किडनी। किडनी क्या करता है? किडनी उत्सर्जन का कार्य करता है। किडनी उत्सर्जन का कार्य करता है। करा बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट किसका भाग है? यह वृक्क नलिका का भाग है। गर्मियों के दिनों में कारण बताइए कि दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। किसके? वाष्पोत्सर्जन के कारण। आगे देखिए, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। जल का संवहन करना। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है। कौन सा? ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में टूटता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपचयी। उसे क्या बोलेंगे? उपचयी कहते हैं। अब सॉरी, अपचयी, रुक जाइए, उपचय, हाँ अपचयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयी बोलेंगे। पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। केवल जल में घुलनशील
केवल जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती है, इसलिए सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। अगला, चर्मदाह या पेलग्रा नामक रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन B5 के कमी से होता है। एडीपीसी और रेणु का निर्माण होता है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं विषाणु। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? रंध्रों में पाई जाती हैं। किसमें? रंध्रों में पाई जाती हैं। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। किडनी माने किडनी मतलब किडनी में होता है। क्रिड ब्रिक 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 माने किडनी। लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? लार में पाया जाता है एमिलेज। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने पहले इसके भाग को हम लोग समझ पाएँ। आगे हम लोग दूसरे भाग को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहला एक जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जैविक क्रियाएं जिसे होती हैं, जैविक क्रियाओं के लिए हम लोगों ने कहा, उसमें हम लोगों ने ये बात को सीखा को हम लोग देखेंगे जहाँ पर लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम के सारे क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग आगे के भाग को करेंगे जहाँ पर हम लोग ये बात को सीखेंगे जीवों में जन्म कैसे होता है और लाइमार्कवाद डार्विनवाद के सिद्धांत को देखेंगे। ढेर सारी बातें उसमें हम लोग आगे हम करेंगे। अब तक उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बातें क्लियर हो रही होगी। आप लोग इसको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। थोड़ा मैंने फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, डीएनए दोनों जंतुओं में आपस में जोड़ता है। डीएनए दोनों जंतुओं को आपस में जोड़ता है किस बांध से? हाइड्रोजन बांध से द्वारा। आगे है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके कारण? लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे कह रहा है, मुकुलन बडिंग द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से होता है। भाई अमीबा में तो इसमें किसको बोलते हैं? मेढक में तो होता नहीं है ना? मेढक में तो होता नहीं है। अलिंगी जनन होता है किसमें भैया? हाइड्रा में। जलीय जंतुओं में पाया जाता है जिसमें हाइड्रा नामक एक है जीव, उसमें क्या होता है? मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन होता है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भैया? मुकुलम। एक मिनट रुक जाइए। चलो, ये क्वेश्चन कौन सा था? तीसरा। आगे कौन सा क्वेश्चन आ गया? 9। अच्छा ठीक है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? अच्छा, इसका आंसर दिख रहे हैं ना? अच्छा, ये समस्या है। कितने? 2। चलो अच्छा। दीनिषेचन विशेष लक्षण है किसका? दीनिषेचन विशेष लक्षण है किसका? आवृत्तिबीजी पादपों का। अगला क्वेश्चन है सामने। अच्छा, तुरंत आंसर दिख रहा है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा भाग फल में बदल रहा है? कौन सा भाग? अंडाशय। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस निषेचन की क्रिया जब संपन्न होती है, कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? अंडाशय होता किसका है? स्त्री केसर का होता है, पुंकेसर का? ध्यान रहे, ये अंडाशय जो होता है वह स्त्री केसर का भाग होता है। ये अंडाशय किसका भाग होता है? स्त्री केसर का होता है। चलो भैया, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं? भैया, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं? बीजांड में जो प्रवेश करती किसके द्वारा प्रवेश करती? अंड द्वार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन का भाग नहीं है। मादा, नर मादा, नर मादा। तो देखिएगा, नर जनन तंत्र मतलब पुरुष वाला, मादा माने स्त्री वाला। तो मादा जनन अंग है कौन सा? डिंब वाहिनी। कौन सा? डिंब वाहिनी। अच्छा नहीं, रुक जाइए, डिंब वाहिनी है ये नर, मादा, मादा माने स्त्री। हाँ, सो डिंब वाहिनी भी है और अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है। अच्छा, शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष का होता है, इसलिए ये नहीं। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूण को पोषण जो मिलता है वो किससे मिलता है? वह प्लेसेंटा से मिलता है। परिवार नियोजन एक अस्थायी विधि है किसके द्वारा?
वैसेक्टॉमी। मुकुलन पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, लक्सेनेरिया में, हाइड्रा में। पौधों में कायिक परिवर्तन के लिए कौन सा भाग अत्यधिक अनुकूल है? कौन सा भाग अत्यधिक अनुकूल है? तना। डीएनए देखिएगा ध्यान से, डीएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है? डीएनए कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर केंद्रक में। पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प का जो नर भाग होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे पुमंग कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? पुमंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं। आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अलैंगिक जनन ईस्ट में। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। आगे का जो है, आनुवंशिक का प्रयोग करने के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? देखिए मेंडल साहब का जो प्रयोग है सभी लोग को मालूम है, आंसर दिख भी रहा है और बहुत चहेता क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मटर पर उन्होंने प्रयोग किए अपना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि उद्यान मटर के अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार बीज। आगे कह रहा है कि एक द्विसंकरण का दर्श प्रारूप होता है 9-9-3-3-3-1 या 1-2-1 या 3-1 अनुपात है। ये होता है 93-31 करके रट लीजिए। ये एक द्विसंकरण का जो प्रारूप बनता है जिसमें 16 केसेस नहीं बनती, वही वाला केस है द्विसंकर संकरण का। तो चलिए द्विसंकर संकरण में जो प्रारूप प्राप्त होता है वो कितना होता है? दर्श प्रारूप जो प्राप्त होता है वो 9:3:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मटर के लंबे पौधों को क्रॉस बौने पौधों के कराने की प्रथम पीढ़ी में मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होते हैं लंबे तथा बौने दोनों होते हैं। द्वितीय में लंबे और बौने दोनों होते हैं। आगे क्या कह रहा कि F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है किसमें? एक संकरण में या द्विसंकरण में या दोनों में? तो इसका सही आंसर कौन है? एक संकरण, एक संकर संकरण। आगे देखिएगा, पृथक्करण नियम प्रस्तुत किया था किसने भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलो भाई, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं, डीएनए के। आगे देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य में शुक्राणु ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 ऑटोसोम होते हैं। 22×44 22 जोड़े होते हैं। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सागर से। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, बताइएगा। समजात अंगों का उदाहरण है, इसका सही उत्तर होगा डी। विकास की दृष्टि से मानव सबसे निकटवर्ती है। सबसे निकटवर्ती चिंपैंजी। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होता है। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र जो होता है XY होता है। ए वाला इसका आंसर सही है। विकास की दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता मिलती है? चिंपैंजी से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का है? जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। सही कौन सा ऑप्शन सही है? प्राकृतिक वर्ण से। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप है स्मॉल टी। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे पैंटियोलॉजी कहते हैं। पैंटियोलॉजी सी वाला। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, किसका नाम है? चार्ल्स डार्विन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? इसका सही उत्तर कौन हो? कोशिका द्रव्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से ये सभी टेस्ट, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा और उसमें हम पीडीएफ कमेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन मांगेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आपके कमेंट बॉक्स में हम डाल करके आपको सेंड कर देंगे। चलिए पढ़ते रहिए लाला, खुश रहिए। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हाँ, इसको एक बार नहीं, आपको दोबारा देख लीजिएगा, 1.5 के मोड पर देख लीजिएगा जिससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कमेंट ज़रूर करिए। ओके, बाय डियर।